welcome to this special conversation on the real estate sector in India and the way forward. और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर गुलाम जिया, Senior Executive Director, Knight Frank India. Very good afternoon, Zia ji, and thank you so much for taking out time. My pleasure. Thank you so much. It's always been a pleasure to connect with you और आपके audience के साथ interaction करने का एक अपना ही इत्मीनान है. Thank you so much for inviting me. Pleasure is all ours, sir. मिस्टर जिया, शुरुआत करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर. करंट सिनेरियो तो काफी अच्छा लग रहा है. आप किसी भी शहर को उठा के देखें, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखें, तो जो करोड़ों और बिलियंस में फ्लैट्स जो है वो बिक रहे हैं. लग्जरी फ्लैट्स तो ऐसे बिक रहे हैं जैसे आलू प्याज बिक रहे हो. सो द मार्केट लुक्स वेरी buoyant and very the demand is still intact. So what is the scenario like? आपको लगता है कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे भी ये डिमांड जो है आने वाले समय में बरकरार रहेगी? एंड हाउ इज दिस रियल एस्टेट सेक्टर रियली ट्रांसफॉर्मिंग फास्ट? ओके, शुरुआत करते हैं इस बात से कि ये जो सेक्टर रियल एस्टेट और खास तौर से हाउसिंग की चूंकि हम बात कर रहे हैं, ये कोविड से पहले एक हद तक तकरीबन खत्म हो चला था. इतनी बुरी हालत हो रही थी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की कि कई सारे डेवलपर्स मार्केट से बाहर जा चुके थे, कई जेलों में बैठे हुए हैं. तो इस सिचुएशन में जब कोविड के दूसरी पार हम जब पहुंचे, गवर्नमेंट्स ने काफी सारी सपोर्ट की. बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शंस वगैरह किया और आरबीआई की तरफ से या एनएचबी होम लोन इंटरेस्ट रेट्स में के दरों में जो कमी आई, वो एक बहुत बड़ा कारण बनी लोगों को दोबारा मकान खरीदने की तरफ आकर्षक करने के लिए. और उसके बाद हमने देखा कि लगातार जो स्पीड बरकरार होती चली गई और वो चूंकि एक हद के बाद गवर्नमेंट ने रिसेशंस के कारण इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए. इसके बावजूद जो रफ्तार मकानों की बिक्री की बनी हुई थी वो बरकरार रही, बल्कि बढ़ती चली गई. तो तब ये सवाल आया कि ये सस्टेन कब तक करेगा, ये कब तक इसी प्रकार ये जो रफ्तार है ये बरकरार रहेगी. उसके ऊपर जब सवाल खड़े हुए तब हमने एनालिसिस किया. डेटा ये बता रहा था कि जो होम लोन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के कारण जिस सेगमेंट पर इफेक्ट आया है, असर आया है, असर अंदाज हुआ है, वो सेक्टर सिर्फ और सिर्फ बॉटम ऑफ पिरामिड वाला था, मिड से लो एंड वाला, जिन पर कोविड के दरमियान सबसे ज्यादा मार भी पड़ी. और उसके बाद इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के कारण उनके लिए अफोर्डेबिलिटी तकरीबन हाथों से बाहर निकल चुकी. तो जो एक तरफ से एक नॉर्मली कम से कम आधे मकान जो अफोर्डेबल हाउसिंग मिड से लो एंड वाले बिका करते थे, वो अब श्रिंक होके 1/3 रह चुके हैं. लेकिन वो बाकी का जो पोर्शन है वो बहुत तेजी से ग्रो किया. जैसा आपने बताया कि मिड टू अपर एंड वाले या लग्जरी हाउसिंग में जो एक नई उपज देखी गई, एक नया स्पीड देखी गई, वो उससे पहले हमने कभी नहीं देखी. लोगों ने ये अटकलें लगाई कि कोविड के बाद लोगों को एहसास हुआ कि बड़े मकानों की जरूरत है और बेहतरीन लाइफस्टाइल की जरूरत है. मुझे नहीं लगता वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्योंकि उसके बावजूद भी लोग, अगर मेरा अफोर्डेबिलिटी एक 2 बेडरूम हॉल किचन की है, तो मैं 3 BHK केवल इसलिए नहीं खरीदूंगा कि कोविड के कारण ये हुआ है. कोविड शायद अगले और 100 साल तक दोबारा ना हो, क्योंकि इस तरह की कोई और आपत्ति आती हुई दिख नहीं रही है. तो ये जो अपने आप में एक सवाल खड़ा हुआ था कि लोगों ने इतने मिड टू अपर एंड वाले लग्जरी मकानात खरीदने क्यों शुरू किए. इस पे एक बात चर्चा लायक वो ये है कि कोविड से पहले तकरीबन 8-10 साल तक हमारे मुल्क में तरक्की की राह खुली रही. बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई, वेल्थ क्रिएशन हुआ, स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था. लेकिन जहां से मैंने शुरुआत की कि वो अरसा वो था कि तब मकान बिक नहीं रहे थे. लोगों के पास वेल्थ जमा हुई, दौलत रही, लेकिन उन्हें मकान नहीं खरीदे. जैसे कोविड की दूसरी तरफ कुछ एक कारण बने, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी करेक्शन हो, होम लोन इंटरेस्ट रिडक्शन हो, लोगों ने मकान खरीदना शुरू किया. तो कहने की बात यह है कि लोगों के पास दौलत रही है, लेकिन उन्हें मकान नहीं खरीदा था. आज वो मकान खरीद रहे हैं, और खास तौर से ऐसा सेगमेंट जो अपर से मिड से अपर वाला है, जिन पर होम लोन के दरों की इंक्रीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, वो लोग आज खरीद रहे हैं. कब तक खरीदेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मार्केट का जो आधे से ज्यादा हिस्सा मिड से लो एंड वाला है, वो बहुत हद तक असरअंदाज हो चुका है. वहां पर अब ट्रांजैक्शन बहुत कम हो रहे हैं. आगे चल के अफोर्डेबल हाउसिंग को भी बढ़ाना आवश्यक है,
कि रियल एस्टेट की जो अब तक के उभार रही है उसे बरकरार रखा जाए। उसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को दोबारा मैदान में आना पड़ेगा। अब इसके लिए कुछ और बातें चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोअर दरों पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किए जाने की बात आज सामने आ रही है, और अगले 3-4 साल में शायद वो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा अफोर्डेबल हाउसिंग को भी दोबारा उभारने का। लेकिन अब यह बात तो तय है कि आगे चल के सिर्फ अपर एंड वाली मार्केट जो है रियल एस्टेट की सेहत के लिए काफी नहीं होगी। इसको बरकरार रखने के लिए मिड टू लो एंड को दोबारा ऊपर लाना आवश्यक हो चला है। मिस्टर जी, आप प्राइसिंग को करेक्ट होते देखते हैं, क्योंकि ये एक तरफ से तो जो आपका इनपुट कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से भी प्राइसिंग पे इम्पैक्ट पड़ा है, और दूसरा डिमांड सिनेरियो इतनी बॉयंट है उस लग्जरी सेगमेंट में, वो भी प्राइसिंग को जो है सस्टेन कर रही है ऑन द हायर लेवल्स। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये प्राइसिंग सिनेरियो जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा और ये नीचे भी आ सकते हैं? एक बात जो काबिल गौर है वो ये कि जो कोविड से पहले इंडस्ट्री की जो हालत बनी हुई थी उससे जो डेवलपर्स हैं उन्होंने एक सबक तो सीखा है कि अफोर्डेबिलिटी को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है ना। अफोर्डेबिलिटी के लिए 2-3 कारण हैं। एक तरफ तो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स है जिस पर डेवलपर्स का कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन जहां तक सवाल है प्रोडक्ट प्राइसिंग का कि अपने मकानों के की कीमतें किस तरह से बनाई जाएं, उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल डेवलपर का है। और तीसरी चीज जिसका आपने जिक्र किया जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह है उस पर भी ऑब्वियसली निर्भर करेगा। लेकिन ओवरऑल पिछले कुछ वक्तों में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है, खास तौर से आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। हमारे मुल्क में खासतौर से एनर्जी प्राइसेस पर जो एक स्पेशल स्ट्रेटेजी ली गई कि जहां पर हमने रशिया से या चीपर ऑयल या एनर्जी खरीदा, उसके कारण हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट पर अंकुश लगा। और ये तो देखा गया है कि पिछले 2-3 साल पहले कोविड के दूसरी तरफ रियल एस्टेट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ लेबर कॉस्ट थोड़ी बड़ी है क्योंकि आज लेबर मिल नहीं रहा है बाजार में। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी हद तक एक ही लेवल पर बरकरार है ना। दूसरी तरफ चूंकि अब होम लोन इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने लगे, डेवलपर्स के लिए ये आवश्यक है कि कीमतों को इतना ना बढ़ाएं कि एक हद तक खरीदार की कमर टूट जाए। ये सबक मैंने कहा लोग सीख चुके हैं। कई सारे डेवलपर जो आज खड़े हैं, स्ट्रांग हैं, रेप्यूटेड हैं, वो इस बात को जानते हैं कि धीमे धीमे दर से प्राइस बढ़ाना काफी असरअंदाज होगा बनिस्बत इसके कि बिल्कुल बेवकूफी की तरह प्राइस बढ़ाई जाए और उस पर फिर खरीदार मार्केट में ना बचे। ये चीज अब चल रही है। पिछले 2-3 साल से हमने प्राइस में जो बढ़ोतरी देखी है वो तकरीबन 5 से 6% सालाना की दर से बढ़ रही है, जो मेरे विचार में ठीक है, क्योंकि आपको दूसरी तरफ रिसेशन और इन्फ्लेशन को भी देखना होगा। अगर इन्फ्लेशन तकरीबन 7-8% चल रहा है और रियल एस्टेट के दाम 5-6% बढ़ रहे हैं तो नेट नेट ये बढ़ोतरी नहीं है। ये देखा जाए तो इन्फ्लेशन को काउंटर करते हुए हमारे प्राइस राइज इतना ज्यादा नहीं है। तो ये चीज काफी इत्मीनान बख्श है। और आगे चलते हुए भी मैं यही पा रहा हूँ कि डेवलपर्स कम से कम इस समय प्राइसेस को इतना नहीं बढ़ाना चाह रहे कि खरीदार पर इतना बोझ पड़ जाए कि वो खरीदना बंद कर दे। तो ये एक अच्छी परिस्थिति है और आगे चल के भी अगर इसी प्रकार 7-8%, 5-6% पर दाम बढ़ते रहे तो खरीदार के लिए कुछ ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। जी, मिस्टर जिया, चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट को तो हम जानते ही है, वो उसकी सेहत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यूएस मार्केट में भी जो रीसेंट डेटा है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसेशन एंड ऑल इकोनॉमिक सिनेरियो दैट्स हैपनिंग इन द यूएस मार्केट्स। तो एक मार्केट जो अभी भी अच्छे डिमांड से जूझ रहा है वो है हमारा भारतीय बाजार। क्या आपको लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर हमारे बाजार पे है एंड दे वुड बी कीनली वॉचिंग आउट द डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यूं समझ लें कि एक तरफ जब ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव हम देखें हमारे इकोनॉमी की जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड, अगर कहीं किसी को छींक आए तो कोई और बीमार पड़ सकता है। लेकिन भारत ने उस चीज को गलत साबित किया है। कम से कम पिछले 2-3 सालों में चाहे दुनिया के सारे ममालिक में रिसेशन के बादल छाए हुए हो, हमारे मुल्क में जो ग्रोथ है वो बरकरार है।
और ये चीज हमें इस बात को भी कहने पर मजबूर करती है कि अगर इकोनॉमी इस प्रकार से डीलिंक हो चुकी है, डीकपल हो चुकी है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी से, तो रियल एस्टेट भी हमारे मुल्क का ओवरऑल, चाहे आपने चाइना की बात करी या यूरोप या अमेरिका, वहां पर चाहे रियल एस्टेट पर जिस भी प्रकार की आपत्तियां आ रही हों, कम से कम हमारे मुल्क में, भारतवर्ष में रियल एस्टेट काफी हेल्दी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है। तो इस चीज का सबसे पहले जो असर जो ओवरऑल ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, अब ये सोचना जरूरी है कि इन्वेस्टर कौन है। क्या उन्होंने, चूंकि पिछले कई दहाइयों में उनका सारा इन्वेस्टमेंट एसेंशियली अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप वगैरह में हुआ है, भारत में इतना ज्यादा निवेश उन्होंने नहीं किया, और उन सारे ममालिक में उनके रिटर्न्स इस समय अफेक्ट हो चुके हैं। तो क्या उनके पास इतनी पूंजी, जमा पूंजी है कि वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? अगर है तो जाहिर सी बात है, भारत के सिवा और कोई बड़े ऑप्शन आज दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ऐसे कई सारे फंड्स हैं, कई सारे ऐसे वेल्थ मैनेजर्स हैं जो भारत में सीरियसली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, खासतौर से फार ईस्ट वाले, जो जापान, सिंगापुर, इस तरह की कंपनियां। आज मुंबई में भी हमने रिसेंटली देखा कि किसी कंपनी ने तकरीबन 5,500 करोड़ की लैंड खरीदी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था उनका। तो यही एक चीज है कि जो फार ईस्ट वाली कंपनीज है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास वेल्थ है, और वो भारत में इन्वेस्ट करना सेफ समझ रहे हैं। जो बाकी के अब तक के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो अमेरिकन हो या यूरोपियंस हो, उनकी खुद की हालत कुछ इतनी बेहतर नहीं है कि वो भारत में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। लेकिन जब भी होगी, जाहिर सी बात है, भारत सबसे ऊंचा रहेगा इन्वेस्टमेंट के निवेश के हिसाब से। जी, चलिए बात करते हैं आपकी रीसेंट रिपोर्ट की, जहां ये कहा जा रहा है कि इंडिया विल बी $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, अगले 25 साल में, और रियल एस्टेट जो होगा वो $5.8 ट्रिलियन हो सकता है, एस्टिमेटेड है, and contributing to 15.5% to the total economic output, which is huge. कैसा देखते हैं आप रियल एस्टेट सेक्टर को उभरते हुए और इस टारगेट को मीट करते हुए? मैं इसके लिए भी दोबारा हमारे पिछले सवाल के बारे में जो मैंने सबमिशन किया उससे कनेक्ट करूंगा, क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन ग्रोथ ऑफ जीडीपी की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये कंफर्ट हमें आ रहा है कि जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ है ये सस्टेनेबल है, और एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री with population on its side and young population on its side, we don't really see much of a problem going ahead as far as the growth of the country as such is concerned. तो जब हम उस बात पर गौर करते हैं, और हम अपनी खुद की अटकलें तो नहीं लगाना चाह रहे थे, हमने ये ग्लोबल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्टें देखी, जो बेहतरीन जो माइंड्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, हमने उनके रिपोर्ट्स को एनालाइज किया, और हमने पाया कि इवन सबसे पेसिमिस्टिक जो प्रोजेक्शंस हैं अगले 25 साल में, वो कम से कम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। और जो जो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस हैं वो 40 तक जा रहे हैं। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि अगर हम 35 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी बनते हैं अगले 25 साल में, तो उसका रियल एस्टेट पे क्या असर होगा। और जब हमने उस चीज को एनालाइज की, तो हमने पाया कि खास तौर से मिड से लो एंड वाली हाउसिंग बहुत ग्रो करने वाली है। एक और चीज जो आपने जो बात जिक्र करना जरूरी मैं समझता हूं यहाँ पर, वो ये है कि इस समय जो हमारा तकरीबन 90% ऑफ द पॉपुलेशन या तो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के करीब है या उससे नीचे है, उस चीज को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि वेल्थ क्रिएशन तो हो रही है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो अगले 20-25 सालों में होने वाली है वो बहुत रिमार्केबल है, वो बहुत ज्यादा गौर करने वाली है। एक वक्त आए 25 साल के बाद हम ये पा रहे हैं कि barely 10% ऑफ द पीपल विल बी इन दैट कैटेगरी जहां पे इस समय 90% लोग पाए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा टर्न अराउंड है, ये टर्न अराउंड हमारे इकोनॉमी, ना सिर्फ इस समय हम सिर्फ टॉप 7-8 शहरों की बात करते हैं रियल एस्टेट को लेके, लेकिन आगे चल के हम कम से कम 40-50 ऐसे नए शहर देख रहे हैं। जब भी अर्बनाइजेशन की बात होती है तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में चले आ रहे हैं और ये सिटीज अपने आप में फैलती चली जा रही हैं। लेकिन आगे जो अर्बनाइजेशन हम देख रहे हैं, वहां पर इस किस्म के तकरीबन 25-30 शहर हैं जो इस समय शायद सेमी अर्बन या रूरल हो, वो अर्बन शहर बनते दिखाई देंगे। और ये चीज अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गौर करने के लिए कि उसका जो रियल एस्टेट पे असर पड़ेगा, ये सिर्फ केवल 7 या 8 शहरों में नहीं,
बल्कि 40-45 नए शहर उभरेंगे और वो सारे अर्बन सेंटर्स होंगे जहां पर रियल एस्टेट, खास तौर से रेसिडेंशियल का एक गजब का ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, इसे समझना और उसको रियल एस्टेट से कनेक्ट करना, हमारी रिपोर्ट ने यही कोशिश की है। और हम पा रहे हैं, जैसा आपने कहा, कि तकरीबन 5.5 से 6 ट्रिलियन तो सिर्फ रियल एस्टेट का साइज होगा, जो इस समय हमारे मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी से भी काफी बड़ा होगा, तकरीबन 1.5 गुना बड़ा होगा। जी। अच्छा ये बताइए कि कमर्शियल स्पेस कैसा परफॉर्म कर रहा है इस समय? रेजिडेंशियल की तो बात हमने कर ली है, कमर्शियल में आपको लगता है कि ट्रैक्शन एंड ग्रोथ जो है वो बरकरार है और आगे आने वाले समय में और बढ़ सकती है? कमर्शियल पर थोड़े बहुत तो चिंता के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो कमर्शियल रियल एस्टेट का डिमांड है वो काफी हद तक एमएनसीज या ग्लोबल कंपनी से बहुत आया करता है। पिछले चंद सालों में हमारा खुद का जो कैप्टिव रिक्वायरमेंट है इंडियन कंपनीज का, वो भी बहुत बड़ा है और आगे चल के हम पा रहे हैं कि उसमें भी बहुत ग्रोथ होगा। तो ओवरऑल जो इंडिया फेसिंग इंडियन बिजनेस है वो बढ़ने के कारण हमारी कंटिन्यू हो रही है, कमर्शियल रियल एस्टेट का डिमांड बरकरार है। जैसा कि अगर कुछ नंबर्स बताऊं, पिछले पिछले साल हमने तकरीबन 52 से 53 मिलियन स्क्वायर फीट, ये टॉप के 7-8 शहरों में हमने अब्जॉर्प्शन देखा। तकरीबन वही या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा इस साल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहां ओवरऑल ग्लोबल एमएनसीज की हालत काफी खराब है, अमेरिका वगैरह में तो जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 40-50% वेकेंट चल रहे हैं न्यूयॉर्क जैसे मार्केट्स में, और विच इज बहुत बड़ा डिस्ट्रेस सिचुएशन है। इसके बावजूद भारत में जो नया ऑफिस अब्जॉर्प्शन है वो भी बरकरार है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा हमने पहले भी कहा कि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल काफी हद तक डीलिंक या डीकपल हो चुकी है, और हमारा खुद का भारतीय जो डिमांड है, हमारे खुद के कंजम्पशन रिलेटेड जो डिमांड है, उससे भी ऑफिस सेक्टर को काफी फायदा होता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत ही बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन एक स्टेबल ग्रोथ बरकरार रखती हुई यहाँ पर कमर्शियल सेक्टर में भी दिखाई दे रही है। जी। मिस्टर जिया, ये बताइए कि मेजर ग्रोथ कौन से रीजन से दिख रही है इस समय? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या फिर सेंट्रल इंडिया से? और इन्वेंट्री लेवल्स जो पहले बहुत हाई थे एंड बिकॉज ऑफ व्हिच मेनी डेवलपर्स हैड टू शट शॉप्स, और बहुत सारे जेल में भी है जैसे आपने पहले कहा, तो वहां वो इन्वेंट्री लेवल के स्टेटस क्या है इस समय? सबसे पहले इन्वेंट्री की बात कर लें अगर, और चूंकि एक और सवाल जो खड़ा होता है और कहीं और भी कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि यही तो प्रॉब्लम था चाइना में कि इन्वेंट्री इतनी बड़ी कि एक हद के बाद वो बबल जो है वो बस्ट हुआ और सब कुछ बह गया। जी। हमारे यहाँ खुशकिस्मती से हालात वैसे नहीं है। आप इस बात का अंदाजा यूं लगा सकते हैं कि जो न्यू लॉन्चेस होते हैं पिछले 2-3 साल में, जो न्यू लॉन्चेस हैं वो डिमांड से तकरीबन नेक टू नेक चल रहे हैं। अब उसके बाद जो इन्वेंट्री की आप बात कर रहे हैं, ये एक टर्म यूज की जाती है, इन्वेंट्री ओवरहैंग। ये इन्वेंट्री ओवरहैंग अगर आज हम तकरीबन 3 से 4 लाख मकान भी अगर आप देखें, उसके सामने अगर 1.5 से 2 लाख मकान सालाना अब्सॉर्ब होते हुए दिख रहे हैं, मैं सिर्फ टॉप के 7-8 शहर की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इसलिए कि जो मकान आज तैयार, आज एक्चुअली जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लगने वाले हैं। अगर उस दौरान वो सारे मकान बिक चुके तो ये डिस्ट्रेस की तो हालत बनती ही नहीं। और अगर अगर सालाना हमारी रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ सेल्स इस प्रकार से चल रही है कि इन्वेंट्री को अगले 3 साल में अब्सॉर्ब कर पाएगी, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। और इस समय अगर 4-5 लाख मकान भी हैं और 1.5-2 लाख मकान की रफ्तार से सालाना बिक रहे हैं, तो अगले 3 साल में सारे मकान बिकने वाले हैं। तो जहां से हम देख रहे हैं, यहां से इन्वेंट्री की पोजीशन कोई बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। कुछ सवाल लोगों के खड़े हो रहे हैं। एक और चीज जो इन्वेंट्री से लेके ताल्लुक रखती है, वो समझना जरूरी है कि इन्वेंट्री कहाँ क्रिएट की जा रही है। हमने कई बार देखा कि अगर हम एनसीआर की बात कर लें, बहुत ज्यादा मकान हमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद वहां पर बनते हुए दिखाई दिए थे। तो जहां वहां डिस्ट्रेस हुआ था, वहीं पर गुड़गांव में तो कोई डिस्ट्रेस नहीं था, वहां पर मकान पूरी तरह से बिक रहे थे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कहां पर इन्वेंट्री तैयार हो रही है, लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंधित सवाल आ रहे हैं, कि पिछले कुछ 4-5 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना काम किया है, नई सड़कें तामीर हुई हैं, मेट्रोज बने हैं, हाई स्पीड रेल तैयार हो रही हैं,
एयरपोर्ट्स वगैरह सब बन रहे हैं, ये सबसे एक चीज और उभर के आई है कि जो ऐसे लोकेशन जिन्हें पहले समझा जाता था कि यहाँ पर मकान बेच के कोई खरीदेगा नहीं, वो अब बदल गया है। इवन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये एक जो नई एक ट्रेन तैयार हो रही है जो मीरठ से सीपी कनेक्ट करेगी दिल्ली में, हाई स्पीड रेल, ये अगले चंद महीनों में ओपन हो जाएगी, जिसके कारण आप मीरठ से दिल्ली एक घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे, जो करंटली 2.5 घंटा लेता है। तो आप यूं समझे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी इन्वेंट्री पर काफी हद तक असर करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लोग दूर दराज के इलाकों में भी मकान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं महसूस करेंगे। तो इन्वेंट्री का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इससे हमें बहुत ज्यादा असरअंदाज होना है, बल्कि आगे चल के, चूंकि हमने पिछले सवाल के जवाब में ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की बात की, ये इस इन्वेंट्री की तो हमें आज गरज है, जरूरत है, इस इन्वेंट्री को ग्रो होना है। हम चाहते हैं कि नए डेवलपर्स बने, क्योंकि अगले 25 सालों में जब हमें इतना सारा रियल एस्टेट तैयार करना है, उसके लिए आज जितने रियल एस्टेट डेवलपर हैं वो तो बिल्कुल नाकाफी है। तो आगे चल के सेक्टर के साथ साथ इवन जो ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल है उसे तो ग्रो होना ही है। तो मेरे हिसाब से जहां पर इस समय हम खड़े हैं, वहां पर रियल एस्टेट को लेके बहुत ज्यादा सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। काफी सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन में आज हम चल रहे हैं। जी। और सरकार ने भी काफी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि रेरा, जैसे कि रीट्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसने रियल एस्टेट सेक्टर को काफी सपोर्ट दिया है। तो आप आने वाले समय में मेजर चैलेंजेस क्या हैं जो आपको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को फेस करने होंगे और उन्नति की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना होगा? ये सारे मेरे हिसाब से तो एक ही चीज है जिस पर गौर करते रहना होगा हमें, और वो है मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। क्योंकि एक चीज जो एक तरफ से मैं कह रहा था, ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, लेकिन इन्फ्लेशन, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है उसके ऊपर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी चल रही है उस पर आपके रिसेशन और बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। जैसे हमने पिछले 1.5 साल में देखा, ओवरऑल तरक्की तो अच्छी चल रही है, लेकिन होम लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए क्योंकि रिसेशन बहुत, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रहा था, और उस कारण से कुछ ऐसे जो इफेक्ट्स हैं वो रियल एस्टेट को असरअंदाज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो एक और चीज जो मैंने पहले कही, वो है डेवलपर्स की तरफ से बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक ना हो जाना कि भाई हम जो भी माल बनाएंगे किसी भी दर पर, किसी भी कीमत पर बिकेगा। वो जो एक माइंडसेट है, अगर वो दोबारा ना पैदा हो, ये चंद एक वरीज हैं, ये चंद एक फिक्रें हैं जो रियल एस्टेट को आगे चल के सताएंगी। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल पर्सपेक्टिव काफी बॉयंट है, काफी एंथुजियास्टिक लग रहा है। तो ब्लिप्स आ सकते हैं, जैसा ये जो इकोनॉमी अप्स एंड डाउन चलती रहेगी, रिसेशन, इन्फ्लेशन के कारण अगर आपके होम लोन इंटरेस्ट रेट्स वगैरह ऊपर नीचे आते चलेंगे, एनर्जी क्राइसिस की वजह से अगर हमारे प्राइसेस, आज हम $100 पर बैरल की बात कर रहे हैं क्रूड का, उसका भी असर हमारे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर आ सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, उन सब पर अगर कंट्रोल बरकरार रहे तो हमारी रियल एस्टेट की ग्रोथ पर कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। जी। एंड आखिरी सवाल होगा, आप ये समझते हैं कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आएगा आने वाले सालों में, बिकॉज यू सेड कि आप उसी एक सेगमेंट को एक्सपैंड होता देखते हैं? बिल्कुल सही कहा। और दोबारा मैं पिछले एक सवाल की तरफ जवाब की तरफ मैं जाना चाहूंगा, जहां मैंने कहा था कि इस समय अगर हम 7 या 8 सिटीज की रियल एस्टेट पर ही डिस्कशंस या वार्तालाप करते हैं, आगे बढ़ के जैसा मैंने इसमें बताया कि जो ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन और डिस्पर्शन ऑल ओवर द सेक्टर, नॉट जस्ट जियोग्राफिकल बट इवन मिड टू लोअर एंड ऑफ द इकोनॉमी पर भी जिसका असर होगा, उसकी वजह से रियल एस्टेट सारे मुल्क में फैलता हुआ दिखाई देगा। तो जिन शहरों को आज हम टियर 2 या टियर 3 कह के देखते हैं, वो सारे शहर अपने आप में मुकम्मल शहर बन जाएंगे, अर्बन सेंटर्स होंगे। जब आज हम अमेरिका, हम और आप जब अमेरिका की बात करते हैं, हमारे बच्चे अगर तालीम के लिए या जॉब के लिए वहां जाते हैं, तो शायद 30वें 40वें रैंक के शहर में भी जाने में हमें कभी कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर मेरा बच्चा भारत के किसी 8वें या 9वें शहर में जाता है, तो सवाल खड़ा होता है सेफ्टी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। लेकिन ये चीज इतनी तेज रफ्तारी से बदलती हुई दिख रही है कि अगले चंद साल में हमारे मुल्क में भी कम से कम ऐसे 25-30 नए शहर होंगे जहां पर ग्रोथ कॉरिडोर, जहां पर ग्रोथ सेंटर्स बनेंगे। तो उसके कारण ये जो डेफिनेशन टियर 2 टियर 3 की है, उसे हमें दोबारा देखना होगा, और शायद हम अगले सालों में कुछ 30 बड़े शहरों की बात करें, टियर 2 टियर 3 की शायद बात ही ना हो।
जी, मिस्टर जिया बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। प्लेजर, थैंक यू।